गणपति को 14 विद्या और 64 कलाओं के देवता कहा जाता है। हर कलाकार के लिए गणपति को भिन्न रूपों में पेश करना एक चुनौती होती है। फलों के आकार में, बादलों के रूप में, कागज पर खींची चंद लकीरों के माध्यम से गणपति का रूप हम पा सकते हैं। गणपति, गणाधीश, गणेश, गजानन, गणनायक, गणाध्यक्ष, गणराज, विनायक, वक्रतुंड, लंबोदर, ऐसे अनेक नामों से हम भगवान गणेश को पुकारते हैं। 1893 में लोकमान्य तिलक ने सार्वजनिक गणपति की प्रथा शुरुआत कर 4 दीवारों से बाहर लाकर गणपति को सर्वधर्म सम प्रधानमंत्री आज जाएंगे जम्मू कश्मीर, बाढ़ प्रभावित इलाकों का करेंगे दौरा। अब तक बाढ़ से 160 लोगों की मौत। अमित शाह का नया बयान, कहा सांप्रदायिक तनाव रहा हो यूपी में बनेगी बीजेपी की सरकार। नांदेड़ में आघाड़ी सरकार पर बरसे उद्धव ठाकरे, कहा महाराष्ट्र सरकार रही भ्रष्टाचार में लिप्त, चुनाव में जनता सिखाएगी सबक। और टूट सकती है आघाड़ी, कांग्रेस एनसीपी के बीच सीट बंटवारे को लेकर विवाद, एनसीपी अकेले चुनाव लड़ सकती है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं 11 न्यूज में, आपके साथ नितिन माधव। कुछ खास खबरों के साथ शुरू करते हैं आज का खबरों का सिलसिला। विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई। इसी के चलते हमारे संवाददाता संजय मिश्रा ने कलीना विभाग सभा क्षेत्र का जायजा लिया और क्षेत्रीय विधायक कृपाशंकर सिंह के साथ खास बातचीत की। हमारे साथ है कांग्रेस के विधायक कृपाशंकर सिंह साहब, 175 विधानसभा क्षेत्र से बतौर विधायक हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आज यहाँ पर जो कार्यक्रम रखा गया था, इसका एजेंडा क्या था? एजेंडा कुछ नहीं है। ये जो भारतीय लोकतंत्र है, ये देश आज़ाद हुआ था, इसके बाद भारत को एक संविधान दिया था। उसकी एक प्रक्रिया है चुनावी प्रक्रिया। चुनावी प्रक्रिया हमारा पिलर जो है वो बूथ कमेटी होती है। बूथ पे काम करने वाले हमारे पार्टी के लोग होते हैं, हर पार्टी के लोग होते हैं, हमारे पार्टी के लोग होते हैं। इसलिए लोकसभा के चुनाव में देखा गया कि कई जगहों पे, खास करके मैं कलीना विधानसभा क्षेत्र की बात बताता हूँ, इस कुरला विभाग में, इधर कई विभागों में जो मतदान होने चाहिए, जो कांग्रेस को ही पढ़ते हैं, वो मतदान हो नहीं पाया। उसका कारण था कहीं से हम लोग कमज़ोर पड़े हैं, हमारा बूथ हमारा मजबूत नहीं कर पाए। उसमें कार्यकर्ताओं का कोई दोस्त नहीं है, हम लोग कहीं से कमज़ोर पड़े। लेकिन उस कमजोरी के एहसास करके और एक थोड़ी सुनामी जैसी एक अलग ढंग की बात आई थी, जो जहरीला इस देश में सांप्रदायिक ताकत को भाषा के नाम पे, धर्म के नाम पे, विकास के नाम पे करता चलते, लेकिन धर्म और भाषा के नाम पे इस देश में बांटने का एक प्रयास हुआ। उसमें कहीं न कहीं कुछ लोग जरूर गुमराह हुए हैं, जिसमें अच्छे दिन के सपने की बात हुई थी। सूरज मांगो ला के दे दूंगा, चांद ला के दे दूंगा, तारा भी ला दूंगा, आसमान धरती पर उतार दूंगा। और आज बोर्ड लगा है बनारस में, जहाँ से देश के प्रधानमंत्री सांसद हैं, वहाँ लिखा है बड़ा बोर्ड कि टमाटर की ललकार 56 इंच बेकार। कहाँ गया 56 इंच सीना? मैं देश की जनता जानना चाहती है। हमारी 2 बहनें जिनके पति का गला सतना के सुधाकर सिंह और हेमराज सिंह, 2 उनकी पत्नियां मेरी बेटी के रूप में मैंने माना बॉम्बे बुलाया था। एक आदमी जाता है पाकिस्तान के राष्ट्रपति को बुलाना चाहिए, पड़ोसी राज्यों का संबंध अच्छा होना चाहिए। और दूसरी तरफ एक पत्रकार को भेजते हैं, पत्रकार तो कह नहीं सकते, पत्रकार के नाम पे मतलब कितना घिनौना काम किया इस देश के लिए कि एक ऐसे शैतान के पास जाके बातचीत करता है जिससे उसे एम्बेसडर से बात करता है। पत्रकार किस हैसियत से गया, किसने भेजा? कुल मिला के उनके भेजने के पीछे कहीं ना कहीं केंद्र सरकार, सबके पीछे कहीं न कहीं केंद्र सरकार ही है। देश जानना चाहता है कि वो पत्रकार उस शैतान के पास कैसे गया, जिस शैतान ने बॉर्डर पे हमारे लोगों को जाने लिए हैं। देश जानना चाहता, हम जानना चाहते हैं, ये सब लोग जानना चाहते हैं।
अच्छा, प्रधानमंत्री का विरोध देशद्रोह क्यों माना जाने लगा है, आपसे जानना चाहेंगे। नहीं, मैं देशद्रोह जो शब्द है उसको अलग अलग रूप में लेते हैं। कानूनी प्रक्रिया में अलग जाएगा। हम देश के साथ हमारा वचननामा होता है। लोकतंत्र 3 भागों में बांटा है। एक आश्वासन जब हम चुन के आते हैं, दूसरी योजना जब हम उस जगह बैठते हैं, तीसरी वचन पूर्ति जब हम काम करते हैं। इन्होंने आश्वासन तो दिया, योजना का नाम नहीं, योजना आयोग ही चला गया। ये पंचवर्षीय योजना होती। पहला देश के प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, कान खोल के सुन ले आपके माध्यम से, जब 15 अगस्त मनाया जाता तो क्या कहते हैं लोग कि ये देश स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता कैसे हुआ? गुलामी से हुआ। गुलामी से कैसे दूर आए? बहुत सारे लोग बड़े संघर्ष के बाद आया था। इन्होंने 1947 के बाद 1947 का पहले का एक जिक्र नहीं किया। जिन शहीदों ने, जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने वो न परवाह करते अपनी जानें दे दी, उनका जिक्र नहीं हुआ। पहली बार जुडिशरी में हो रहा है, मैं कह रहा हूँ जुडिशरी में हो रहा है। जो इनका साथ देगा वो जज नहीं बन सकता, जो इनका साथ देगा वो गवर्नर बन सकता है। आपके सामने उदाहरण है। एक आखिरी सवाल आपसे यह है, साल 2009 में आपने चुनाव लड़े, आप जीत कर आए, जनाधार मिला आपको। इस बार साल 2014 के चुनाव में किस तरह की चुनौतियां हैं? चूंकि पार्टी के भीतर भी अंदरूनी कलह है, इस बात को सिंह साहब आपको मानना होगा। कलह नहीं कर सकते उसको। कुछ असमंजस में देश पड़ गया। मैं इसी इलाके की नहीं बात कर रहा हूँ। आप जिस इलाके में खड़े हैं, 1999 में पहला चुनाव लड़ा था और यही कृपा शंकर इसी जगह पे तमाम झोपड़पट्टी थे और लोगों पे तलवार लटकी थी घरों पे कि ये पूरा इलाका मोतीलाल नेहरू नगर, पीराल, मोहम्मद अली स्टेट, यहाँ से कांदीवली चला जाएगा। 1999 मैंने कहा था कि जिस दिन यहाँ बुलडोजर चलेगा, कृपा शंकर गलित चलेगा। आज देखें पक्की पक्की इमारतें कृपा शंकर देन है, उस कांग्रेस पार्टी की देन है। एक बार फिर मुंबई की जनता को आपसे ये हम उम्मीद रखेंगे कि आप उन्हें एक संदेश देंगे कि साल 2000 तक की जो झोपड़पट्टियों को संरक्षण देने का मामला है, क्या इस बार सुलझा लिया जाएगा? सुलझा लिया गया है। कोई भी 2000 तक के झोपड़पट्टी वासियों को अगर कहीं से उनको कानूनी अधिकार से वंचित करेगा तो वो इस शहर से वंचित हो जाएगा। कोई उनके ऊपर नहीं कर सकता, क्योंकि जब वो हमारे साथ मतदान करते हैं वो इस देश के अधिकारी होते हैं, इस देश के नागरिक होते हैं। ये हम कांग्रेस के कद्दावर नेता कृपा शंकर सिंह, जिन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि मुंबई वासियों में जो भी झोपड़पट्टियां हैं, साल 2000 तक की झोपड़पट्टियों को पूरी तरीके से संरक्षण देने की जो कानून है वह पास हो चुका है और उस पर अमली जामा भी पहनाया जा चुका है। अब ऐसे में देखने वाली बात यह होती है कि एक बार फिर कलीना विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी यदि कृपा शंकर सिंह साहब को टिकट देती है तो उसका नतीजा क्या कुछ निकल कर आता है। कैमरा पर्सन राजेंद्र पवार के साथ संजय मिश्रा, लमन न्यूज, मुंबई। आगामी विधानसभा चुनाव के चलते आर्थिक राजधानी मुंबई कलीना विधानसभा क्षेत्र के माफ कीजिएगा बूथ प्रमुख शिविर आयोजन किया गया। इस दौरान कांग्रेसी विधायक कृपाल शंकर सिंह के साथ साथ पर्यवेक्षक जो दिल्ली से मुंबई आए, कांग्रेसी विधायक अनिल चौधरी भी मौजूद रहे। महाराष्ट्र की जनता बहुत मैं समझता हूँ समझदार और सुलझी हुई जनता है और मुंबई में खास तौर से एक मिनी हिंदुस्तान बसता है। जिस तरह से कार्य पूरे महाराष्ट्र में हुए, मुंबई में हुए हैं और जिन परिणामों का जिक्र आप कह रहे हैं कि पिछले लोकसभा चुनाव में हुआ, तो उसी के मद्देनज़र हमने अपने जो बूथ लेवल कार्यकर्ता हैं उनकी बैठक बुलाई है। कहीं ना कहीं हमारी चूक रही, हम अपनी उपलब्धियों को जनता तक नहीं पहुंचा पाए और जिस तरह से कृपा शंकर जी ने कहा कि केंद्र की सरकार ने 10 सालों में देश को जो अधिकार, जो कानून दिए, उसका प्रचार प्रसार हम घर घर तक नहीं ले जा पाए, जिसका नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ा। और ऐसी विचारधारा एक ऐसी पार्टी की सरकार बनी है, सो उसी से संज्ञान लेते हुए हमने अपने कार्यकर्ताओं से अपील करी है कि महाराष्ट्र सरकार की उपलब्धियां, कांग्रेस सरकार की पिछले 10 साल जो केंद्र में उपलब्धियां रही हैं, जो कानून राष्ट्र हित में, देश हित में और लोगों के हित में बनाए गए हैं, उनका प्रचार प्रसार घर घर तक करें और कांग्रेस की जो विचारधारा है उससे लोगों को अवगत कराएं। कांग्रेस बहुत बड़ा परिवार है। हम लोगों को यहाँ अपने बूथ कार्यकर्ताओं से बातचीत और उनके साथ मिल के काम करने का दिशा निर्देश है। जो टिकट और आप जो चुनाव की प्रक्रिया सिलेक्शन की है वो नेतृत्व कर रहा है, वो अपना काम। नांदेड़ में शिवसेना प्रमुख रैली के दौरान जनता को संबोधित किया और सूबे की आघाड़ी सरकार पर निशाना भी साधा। उद्धव ठाकरे ने कहा, आघाड़ी सरकार पर अब तक भ्रष्टाचार से लिप्त रही है, लिहाजा विधानसभा चुनाव जनता कांग्रेस और एनसीपी को सबक सिखाएंगे और महाराष्ट्र में भगवा परचम लहराएगा। पण ज्या आशेने तुम्ही माझ्याकडे बघता आहात की हा शिवसेना प्रमुखाचा मुलगा
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस और एनसीपी के बीच अब तक तालमेल नहीं बैठा है, जिसके कारण आघाड़ी सरकार का गठबंधन टूट की कगार पर है। एनसीपी ने 144 सीटों की मांग की, जबकि कांग्रेस 124 या उससे भी कम सीट देने को राजी है। यही कारण है कि दोनों सत्तारूढ़ पार्टियों में चुनाव तालमेल नहीं बैठ पाया। कांग्रेस पार्टी ने पिछले दिनों हुतात्मा चौक पर नारियल फोड़कर अपने चुनाव प्रचार का शुभारंभ किया था। संभावना है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर सकती है। 15 साल पुराना आघाड़ी सरकार का गठबंधन टूट सकता है। मुंबई के बोरीवली इलाके में सीमा जयप्रकाश पातोड़े, इनका एक 46 वर्षीय महिला की उस वक्त हत्या कर दी गई जब सीमा अपने फ्लैट पर अकेली थी। हैरानी की बात यह है कि बड़ी ही आसानी से हत्यारे सीमा को मौत के घाट उतारने में कामयाब रहे और उसके बाद फरार हो गए। इस हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद हत्या करने वाले कातिलों ने सीमा के घर से तकरीबन 3 लाख तक के सोने के गहने गायब कर लिए। उस महिला का नाम है सीमा जयप्रकाश पाताड़े। उसकी उम्र है 46 ईयर्स। वो उसके पति और लड़की के साथ इधर रहती है, बोरीवली पुलिस स्टेशन के हद में। उसका एड्रेस है कृष्णा क्लासिक सोसाइटी, रूम नंबर 1104 ए विंग, बाबई नाका, राम मंदिर रोड, बोरीवली वेस्ट। उसके पति गणपति त्यौहार के कारण उसके गांव मालूम गए हैं और वो औरत उसके लड़की के साथ रहती है। लड़की आज सुबह क्लास को 8:45 बजे गई। जब क्लास से वापस आए शाम को 4:30 बजे, तो उसकी माँ घर में देहांत हो चुकी थी। उसके नाक से खून आ रहा था। उसके बाद उन्होंने आजू बाजू के सोसाइटी में जो रहने वाले उसके आजू बाजू के लोग हैं उन्हें सब हकीकत बताई। उसके बाद मुंबई के बोरीवली कोरा केंद्र में गणेश नायडू ने नवरात्रि उत्सव की स्थापना और भूमि पूजन किया और आने वाले नवरात्रि में गरबा के लिए 2 मशहूर सिंगर यहां पर आने वाले हैं। हर साल लगभग 20,000 से ज्यादा लोग इस डांडिया खेलने यहां पर आते हैं। चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे, साथ ही साथ सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए जाते हैं। हमारे यहाँ नवरात्रि कोरा केंद्र ग्राउंड पे होता है। ऐसा होता है कि गणपति खत्म होते ही श्राद्ध चालू हो जाता है। तो श्राद्ध के गणपति के अंदर ही हम लोग भूमि पूजन करते हैं नवरात्रि का। भव्य ग्राउंड है इधर। 8 MBs ऑफ फैसिलिटीज है सीनियर सिटीजन के लिए बैठने के लिए रखा है। सिक्योरिटी के पर्पज़ से हम लोगों ने सिक्योरिटी का पर्पज़ रखा है। और इस बार हमारे यहाँ नवरात्रि में कुछ अलग सिंगर्स लोग आ रहे हैं। नीलेश ठक्कर और अर्पिता ठक्कर, ये 2 सिंगर हैं। प्लस एक हमारे पास ब्लाइंड आदमी जो फ्लूट बजाने वाले, जिन्होंने रामलीला में फ्लूट बजाया है, वो भी हमारे साथ इस टाइम है। तो हर बार की तरह कोरा केंद्र के अंदर सबका माता जी के यहाँ स्वागत है। राजकोट को स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा के बाद प्रशासन इसको लेकर तैयारी में जुट गया। मनपा द्वारा रुके हुए कार्य को जल्दी पूरा किया जा रहा है। इसी के चलते पिछले कुछ दिनों में शहर में कई जगहों पर डिमोलिशन भी किया गया, लेकिन कांग्रेस ने आरोप लगाया कि स्मार्ट सिटी के नाम पर ये गरीबों के घर छीने जा रहे हैं। सबसे ज्यादा खुशी हमें होगी अगर जो स्मार्ट सिटी बनाने चाहते हैं वो बनाए तो सबसे अच्छा हमें लगेगा। मगर बात ये है, स्मार्ट सिटी के आड़ में रहकर जो मकान गिराना होता है वो नहीं गिराते हैं, और जो कोई बिजनेसमैन का और किसी करोड़पति आदमी का वो बिल्डर का जो मकान है, जमीन है, वो खाली करने के लिए सब हो रहा है। राजीव गांधी ने ही ये बनाया है कि गरीब आदमी को, कोई गरीब न रहे, कोई झोपड़पट्टी न रहे। कांग्रेस की ये नीति थी और कांग्रेस इसमें कभी रोड़ा डालने की बात नहीं कर रही है। ये तो गरीब आदमियों को ज्यादा गरीब करने। सूरत पुलिस ने गैंगस्टर बबलू श्रीवास्तव को सूरत कोर्ट में पेश किया, जहां पुलिस ने उसे 14 दिनों के रिमांड की मांग की। गैंगस्टर बबलू श्रीवास्तव ने हवाला कांड के मुख्य आरोपी अफरोज फट्टा को मारने की सुपारी ली थी। इतना ही नहीं, बबलू ने अफरोज के खास व्यक्ति कहे जाने वाले अहमद पर भी फायरिंग करवाई थी। केस की गंभीरता देखते हुए पुलिस की तरफ से इस आरोपी की पुलिस कस्टडी इंटरोगेशन की आवश्यकता है।
वो सब ग्राउंड्स कोर्ट के समक्ष पेश किया गया और पुलिस की तरफ से ये भी रजूआत हुई है कि इस केस में आरोपी का पुलिस कस्टोडियल इंटरोगेशन बहुत आवश्यक है और उसके बिना पुलिस इस केस के रूट तक नहीं पहुंच पाएगी। वो देखते हुए पुलिस ने कुल 21 जितने ग्राउंड ऑनरेबल कोर्ट के समक्ष पेश किया है और 14 अहमदाबाद के सटे दत्रोज गांव में दिल दहलाने वाला एक मामला सामने आया, जहां पर दूसरी कक्षा में पढ़ने वाली एक मासूम लड़की को हवस का शिकार बनाया गया और बाद में उसकी हत्या कर दी गई। इस पूरे मामले को लेकर विधायक प्रागजी पटेल ने दुख जताया। उन्होंने कहा कि दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। गृह मंत्रालय ने भी इस मामले में जल्द से जल्द दोषी को सजा देने का आदेश भी दिया है। आज देतरोज में द्रोण 2 में कक्षा में पढ़ती तेजल नाम की एक छोटी लड़की के साथ रेप हुआ है, उनका अपहरण हुआ है और साथ में रात में उनका मर्डर भी हुआ है। इसकी सब निंदा करते हैं। समग्र देतरोज और सारी जनता उनके परिवार के साथ है, हम भी ये परिवार के साथ है और सरकार भी इसमें, राज्य के मुख्यमंत्री ने भी उसमें तपास के सूचना, गृह मंत्री ने भी सूचना भेजी है और समग्र अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट की पुलिस इस बनाव की तपास में आरोपियों को पकड़ने में काम में लग गई है और आशा रखते हैं कि जल्दी जल्द ये आरोपी पकड़ी जाए और कड़क में। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच न्यूक्लियर डील पर मोहर लग गई है। ऑस्ट्रेलिया अब भारत को यूरेनियम सप्लाई करने वाला है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ परमाणु और प्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि से भारत की परमाणु बिजली क्षमता में अब भारी वृद्धि होने वाली है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम टोनी एबट ने कहा है कि मेरी समझ के मुताबिक अब तक कई सारी जांचें पूरी हो चुकी हैं और मोदी हर बार पाक साफ निकलते हैं। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। उन्होंने जो न्यूक्लियर डील साइन की है, इसके बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो परमाणु बिजली की क्षमता होगी, कैपेसिटी होगी, वो बढ़ने वाली है और इससे भारत को काफ़ी लाभ पहुंचने वाला है। I'm really pleased that we will renew and expedite our work towards a comprehensive economic partnership. Trade Minister Rob has been indefatigable in negotiating free trade agreements with our major trading partners, and I know he is looking forward to the challenge of finalising this particular partnership, and today we have committed ourselves to finalise it at least by the ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री टोनी एबर्ट ने भारत के तमिलनाडु से चोरी हुई 2 प्राचीन मूर्तियों को भारत को सौंप दिया, जिसकी कीमत करीब 30 करोड़ आके जा रही है। ये शिव और नटराज की 11वीं सदी की प्राचीन मूर्तियां बताई जा रही हैं। 125 करोड़ भारतीयों की तरफ से मैं आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने भारत से चुराई हुई 2 प्राचीन मूर्तियों को स्वयं साथ लाकर भारत को वापस सौंपा है। जैसे उनकी सरकार को उन मूर्तियों के बारे में पता चला तो उन्होंने बहुत शीघ्रता से यह निर्णय लिया था। प्राइम मिनिस्टर एबर्ट ने केवल हमारी संपत्ति का ही आदर नहीं किया है, बल्कि हमारी संस्कृति की और सम्मान की। भारत में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा सरकार की तरफ से दी जाती है। 2009 से शुरू हुई सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ये प्रोजेक्ट देश भर में कई जगहों पर चल रहे हैं, लेकिन आज भी देश की कई जगहों पर बच्चे शिक्षा से वंचित हैं। बात अगर गुजरात के पोरबंदर की करें तो यहाँ पर कई बच्चे आज भी शिक्षा से वंचित हैं। सर्व शिक्षा अभियान पोरबंदर के द्वारा आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन बच्चों का एक सर्वे किया गया था। उस सर्वे में 614 आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन पाए गए थे। उन सभी 614 आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को 38 STP सेंटर, स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम सेंटर में
समावेश करके उन्हें शाला के मुख्य प्रवाह में लाने का एक सन्निष्ठ प्रयास किया गया है। इसके अलावा भी जहाँ पर 1 से 3 किलोमीटर का अंतर है घर से शाला का बच्चों का, वहाँ पर हमने ट्रांसपोर्टेशन सुविधा भी दी है। आज ट्रांसपोर्टेशन सुविधा का लाभ पोरबंदर जिला में 2400 से ज़्यादा। नवी मुंबई स्थित बेलापुर के अग्रौली गांव में बाप्पा की सिर्फ एक प्रतिमा बिठाई गई है। ये प्रथा 15 साल से चली आ रही है। गांव के सारे लोग मिलजुल कर पूजा करते हैं और लेमन न्यूज़ की टीम ने अग्रौली गांव पहुंचकर यहां के लोगों से बातचीत की। आपको बताना चाहूंगा कि मैं फिलहाल इस वक्त नवी मुंबई के बेलापुर स्थित अग्रौली गांव में हूं और इस गांव में एक यहाँ जो गणपति बिठाई गई है, इस गांव की सबसे बड़ी खासियत यह है कि लोकमान्य तिलक ने जो विचारधारा अपनाया था, उन्होंने सोचा था कि गणपति की मूर्ति स्थापित करें ताकि गणपति में सभी लोग, सभी नागरिक एकत्रित हो जाए और अपनी भावना से एक दूसरे को अवगत करा सके। और यही बात रही है कि नवी मुंबई बेलापुर स्थित अग्रौली गांव के जो लोग हैं, उनके ही विचारधाराओं को आगे बढ़ाते हुए एक गांव और एक गणपति की स्थापना की है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगभग 54 सालों से लगातार एक गांव और एक गणपति की स्थापना की जाती है और इस गांव के सभी छोटे से लेकर बड़े तक भगवान गणेश के दर्शन करने के लिए आते हैं। हमारे साथ इस गांव के कुछ लोग मौजूद हैं जो बताएंगे कि आखिर एक गांव और एक गणपति की स्थापना की गई तो उसके पीछे क्या मंशा थी, क्या वाकई लोकमान्य तिलक ने जैसा सोचा था कि गांव के सभी लोग एकत्रित होंगे और सबों के विचारधारा एक दूसरे से मिलेंगे, सबकी दुख तकलीफ समझी जाएगी और उसका समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। हमारे साथ गांव के एक व्यक्ति है जो बताएंगे कि इसका कितना फायदा मिला। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? जी, मेरा नाम संजय पाटिल है। संजय जी, बताएं कि जिस तरह से देखा जा रहा है कि 1961 से यहाँ पर भगवान गणेश की मूर्ति बिठाई जा रही है और हाँ। एक गांव और एक गणपति लगभग नवी मुंबई में ये एक लौता है। तो इसका फायदा इस गांव के लोगों को कितना मिला है? जी हाँ, ये परंपरा पिछले 54 सालों से हमारे गांव में चली आ रही है। पहले के जमाने में लोगों के पास बहुत सारे पैसे बहुत सारे कम थे, फिर भी लोग कर्जा निकाल के ये सब गणेश जी का फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे। फिर हमारे गांव के भाऊ सकाराम पाटिल ने ये सोचा कि ये सब रुकना चाहिए, एक गांव में एक गणपति होना चाहिए, इसलिए सबको मिला के उन्होंने एक गणपति की स्थापना यहाँ पे की है। तो सर, ये जानना चाहेंगे अभी एक गांव और एक गणपति जब हो गया, सारे गांव के लोगों ने ये फैसला भी कर लिया कि गणपति एक ही होनी चाहिए, तो यहाँ पे किस किस तरह के कार्यक्रम होते हैं? जी, हम लोग एकदम पारंपरिक तरीके से ये गणेश जी ये सेलिब्रेशन करते हैं। कोई ज्यादा मतलब डीजे नहीं, कोई जो पारंपरिक ये त्योहार है महाराष्ट्र के, वही हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी आपने देखा कि जिस तरह से यहाँ पर एक गांव और एक गणपति पारंपरिक तरीके से पूजा अर्चना की जाती है, औरों की तरफ तड़क भड़क से दूर काफी शांति से यहाँ भगवान गणेश की पूजा करते आ रहे हैं और यहाँ के नागरिक काफी श्रद्धा है इस एक गणपति बप्पा की मूर्ति में। यहाँ पर देखा जाए तो इस गांव में जो लोग हैं सब मिलकर भगवान गणेश की यहीं आकर पूजा करते हैं, यहीं पर श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं। कैमरा पर्सन किशोर के साथ मैं गोपाल शाह, लेमन न्यूज नवी। मुंबई पुलिस ने 108 लोगों को लाइव वीडियो के साथ गिरफ्तार किया। ये लोग गणपति पंडाल के आसपास महिलाओं और लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करते नजर आए और साथ ही साथ चरस, गांजा, शराब जैसे नशीली पदार्थों का सेवन करते पाए गए। पुलिस स्टेशन की तरफ से जो ये पथक तैनात किया गया है, तो इसके द्वारा हमने 100 लोगों पे कार्रवाई की है, 100 से ज़्यादा लोगों पे कार्रवाई की है। तो ये पथक की कार्यप्रणाली इस तरह से है कि ये लोग जाके वीडियो शूटिंग लेते हैं, ऐसा कोई हरकतें करता है जैसे कोई महिलाओं की छेड़छाड़ करता है या फिर पेंडाल के आसपास में कोई नशे के पदार्थों का सेवन करता है, तो हम लोग बाकायदा जाके पहले उनका वीडियो क्लिपिंग बनाते हैं अपने मोबाइल में और उनको पुलिस स्टेशन में लाके तो वीडियो क्लिप एज अ प्रूफ हम लोग इस्तेमाल करके उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हैं। मायानगरी मुंबई से सटे काशीमरा में एक स्कूल संचालक व शिवसेना ठाणे जिला के पूर्व उप जिला प्रमुख द्वारा अपने स्कूल की एक नाबालिग छात्रा पर बलात्कार करने का मामला सामने आया। वासुदेव नाम्बियार पर जबरन नाबालिग के साथ बलात्कार करने का आरोप उसी की स्कूल की छात्रा ने लगाया। ये सारा मामला सामने आया तब जब पीड़िता द्वारा बच्चे को जन्म दिया गया।
आरोपी वासुदेव को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। लड़की के ऊपर स्कूल में पढ़ती थी और उसको बुला के उसको स्कूल से निकाल देने की धमकी देके उसके ऊपर बलात्कार किया है। आरोपी का नाम है वासुदेव नाम्बियार बोल के इधर का हमारे हिस्ट्री रिकॉर्ड पे ये उन्होंने उनके ऊपर ये मामला। गणेश उत्सव के आखिरी 2 दिन बचे, अब सीधा ले चलते आपको लालबाग, जहां लालबाग के राजा की आरती की जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए बुलेटिन को इजाजत। नमस्कार।